Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about the 40th chapter of Indian Polity. Indian Polity, the reference I have taken from the Lakshmikant book. This is a very important one as far as the civil services examination is concerned, later the UPSC or any state public service commission, BPSC, UPPCS or MP, PCS, etc. This is helpful for all civil services examination. So before this, I would say if you are new to the channel, then definitely you should subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get the notification at the right time whenever I upload the video. And also watch the complete series right from the chapter 1 so that you can get the knowledge in the systematic manner. There is a separate series available for Indian economy, and the reference for this series I have taken from the Ramesh Singh book, Ramesh Singh Economics. PDF is also available, so you can trust on the PDF and take it as a note for your revision purpose. Watch the series and you can complete it within 5 to 7 days, then revise it multiple times through the PDFs. And for this series also I am planning to provide you this PDF at the last of the series. Whenever I complete the series, I will be definitely providing the PDF also, and the link will be there in the description so that you can download that from there. Let's begin. Point number 1, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि देयर मस्ट बी 3 कैटेगरी ऑफ टेरिटरीज. यहाँ पे डिफाइन किया गया है. फर्स्ट टेरिटरी होगा वो स्टेट की टेरिटरी होगी, देन यूनियन की टेरिटरी हो सकती है, एंड तीसरी जो कैटेगरी है उसमें वैसे टेरिटरी जो कि कभी भी इंडिया एक्वायर कर सकता है. ठीक है, तो अभी प्रेजेंट की बात करें तो 29 स्टेट्स है जिसमें 7 यूनियन टेरिटरीज भी है. 29 स्टेट्स प्लस 7 यूटीज. ठीक है, एंड नो एक्वायर्ड टेरिटरीज. ठीक है, अभी की प्रेजेंट डाटा है ये. 29 स्टेट्स, 7 union territories and no acquired territories. Let's begin. States की बात करें तो स्टेट्स में बेसिकली स्टेट्स जो होती है वो फेडरल सिस्टम का पार्ट होती है एंड वो शेयर करती है पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करती है. स्टेट्स फेडरल सिस्टम का पार्ट है एंड बेसिकली जो पावर का सेपरेशन है वो लिस्ट वाइज है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ सेंट्रल लिस्ट है, उसमें जो पॉइंट्स हैं, उसमें जो मैटर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बना सकती है. स्टेट्स बना सकती है लेजिस्लेशन अपॉन द कंकरेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट पे काम कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर सकती है कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट पे. तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. लेकिन यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें यहाँ पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, तो ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के. इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. प्रेसिडेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, इनका एक एजेंट अपॉइंट करते हैं जो कि डिफरेंट नाम से काम कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, कई बार उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, कई बार उनको और भी नामों से बोला जाता है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर भी बोला जाता है. ये सारे नाम है, डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट नाम दिए गए इनको. तो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे. अब देखिए क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कैसे यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं. तो सबसे पहले जानिए कि ब्रिटिश रूल में कुछ एरिया थे, सर्टेन एरियाज वेर कॉल्ड शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स. 1884 में कुछ एरिया को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स की तरह नाम दे दिया गया और उनको बाद में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया. लेटर ऑन दे बिकेम टू बी नोन एज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस. जब हम लोग आजाद हुए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इन जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी इनको पार्ट सी वाले स्टेट्स में डाल दिया गया कुछ को, और कुछ को पार्ट डी वाले टेरिटरीज में डाल दिया गया. उसके बाद क्या हुआ, 1956 में यूनियन टेरिटरीज बन के सामने आई. ये सारी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, तो उनमें से कई सारी को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था.
एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 में ही हुआ था। ठीक है, तो कुछ उनमें से जो यूनियन टेरिटरीज थी जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वो स्टेट हुड ले लिया उन्होंने। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कई सारी थी, नागालैंड वगैरह जो यूटीज थी, बाद में स्टेट हुड उनको मिल गया। एंड कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जो कि एक्वायर्ड की गई थी इंडिया के द्वारा, जैसे कि पुर्तगीज से एक्वायर्ड जो टेरिटरीज थी, जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एक्सेट्रा, इनको यूटीज रहने दिया गया है, आज तक ये यूटीज ही है। देन कुछ फ्रेंच जो कॉलोनीज थी जो कि पौंडीचेरी जैसे कि एक एग्जांपल है, उनको भी एक्वायर किया इंडिया ने और यूनियन टेरिटरी बना दिया। नेक्स्ट है प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंटली अभी 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी है, बिकॉज 2019 में जे.एंड.के को फर्दर बाइफरकेट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। जे.एंड.के फुल स्टेट था, इसको बाइफरकेट कर दिया गया और अभी जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के है एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। ठीक है, तो अब 2 भागों में इसको बांट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया, तो टोटल संख्या अभी 9 है। और इनके ईयर ऑफ मेक से आप देख सकते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार को यूनियन टेरिटरीज 1956 में बनाया गया था, दिल्ली को 1956 में ही यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था, लक्षद्वीप को भी 1956 में, दादर एंड नागर हवेली को 1961 में, दमन एंड दीव को 1962 में, पौंडीचेरी को 62 में, चंडीगढ़ को 66 में और जे.एंड.के को और लद्दाख को 2019 में। ठीक है, तो ये कुछ 9 जो यूनियन टेरिटरीज है, इनका डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। बात करें कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स की जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के तौर पे आप जान सकते हो। लक्षद्वीप 1973 तक लक्षद्वीप का कुछ और ही नाम हुआ करता था, उसका नाम पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड हुआ करता था। 1992 तक दिल्ली को दिल्ली यूटी ऑफ दिल्ली बोलते थे, बाद में 1992 में इसको एनसीटी ऑफ दिल्ली बोला जाने लगा। 2006 में पौंडीचेरी का नामकरण चेंज हो गया, नाम इसका पौंडीचेरी से पुदुचेरी पहले हुआ करता था, बाद में इसको पौंडीचेरी कर दिया गया है। तो अभी का नाम जो है पुदुचेरी का वो पौंडीचेरी है। इनको बनाने के पीछे वेराइटी ऑफ रीजंस है, वेराइटी ऑफ रीजंस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ यूटीज। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस हैं जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ पे सूट करता है। दिल्ली और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरीज इसलिए रखा गया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। अगर मान लो दिल्ली जो की सीट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं पे है, संसद है वहीं पे, सब कुछ वहीं पे है, तो एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कहा जा सकता है कि दिल्ली को यूटी बनाए रखना जरूरी है। चंडीगढ़ का भी यही कारण है कि इसको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन की वजह से यूनियन टेरिटरीज रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से भी कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, जैसे कि पौंडीचेरी, कल्चर यहाँ का बिल्कुल अलग है। दादर नागर हवेली बिल्कुल किसी स्टेट के साथ मिलाया नहीं जा सकता, इसको यहाँ का कल्चर अलग ही है। देन दमन एंड दीव सेम हालत है, यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से भी कुछ पार्ट्स को, कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। ये सब क्या है कि ये ऐसे पोजीशन पे पोजीशनड है, जैसे कि इंडिया का ये ऐसा मैप है, ठीक है, रफली मैं बना रहा हूँ, इंडिया का ऐसा मैप है और यू नो सपोज इंडिया का मैप है और दादर एंड नागर सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समवेयर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या है, इस एरिया में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना को कैटर करने के लिए। यहाँ पे हमारे नेवल बेसेस हैं, एयरफोर्स वगैरह के बेसेस हैं, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। युद्ध के समय इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, यहाँ पे वारशिप्स वगैरह डिप्लाई किया जा सकता है, गश्त लगाई जा सकती है इस एरिया में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे बैकवर्ड लोग ज्यादा थे, इसलिए स्पेशल केयर देने के लिए यूनियन टेरिटरी इनको बनाया गया था। नाउ दे हैव बिकम टू स्टेट्स, अब ये सारे स्टेट्स हो चुके हैं। देन 2019 में जे.एंड.के का फर्दर डिवीजन किया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को बांट दिया गया। और इसके लिए जो एक्ट था वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था और उसको एक्ट बनाया गया था पास करके, और उसी के बाद ये बाइफरकेशन हुआ है। रीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है इस डिवीजन का, इस बाइफरकेशन का, तो उसमें लद्दाख का रीजन दिया है कि लद्दाख जो डिवीजन है वो बहुत बड़ा एरिया है और
पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब एरिया काफी बड़ा है लेकिन लोग छिटपुट छिटपुट रहते हैं, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। और जो टेरेन है यहाँ का बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं तो यहाँ पे रहा भी हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है लद्दाख का एक्चुअली। एंड पहाड़ियाँ हैं और रास्ते बहुत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, हालांकि रास्ते बहुत बुरे नहीं है, लेकिन टेरेन जो है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब रहता है वहाँ पे, स्नोइंग बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था वहाँ की जनता का कि यहाँ पे जो है उनका एस्पायरेशन पूरा नहीं हो रहा है तो लद्दाख को सेपरेट यूटीज बनाया जाए, और इसलिए ये किया भी गया है। एंड लेकिन एक बात बता दूं कि यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, इट इज ए यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। कुछ और भी रीजन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ने जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन का हवाला दिया गया, जैसे कि वहाँ पे जेएंडके में स्पेशली कश्मीर वैली वगैरह में काफ़ी टेररिज्म का भी जो कि फ्यूल किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को वर्स बनाता था। इसको भी कंट्रोल करने के लिए सेंटर ने डायरेक्टली अपने हाथ में लेना समझा इसको, एंड इसी की वजह से सेपरेट यूनियन टेरिटरी फॉर जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया। बट यहाँ पे लेजिस्लेचर है, विथ ए लेजिस्लेचर है ये, ठीक है। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती है यूनियन टेरिटरीज की। तो इसके लिए जो आर्टिकल है जो कि बहुत ही प्रोविजंस को एक्सप्लेन करता है, सारी प्रोविजंस को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो है 239 से लेकर 241 के बीच में, जो कि जिसे रखा गया पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हालांकि ये सब यूनियन टेरिटरीज ही एक ही कैटेगरी में आती है, बट इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग अलग मेथड अपनाए गए हैं ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। यूनियन टेरिटरी की ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। प्रेसिडेंट अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं, जो वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, गवर्नर की तरह नहीं होता है, गवर्नर एक्चुअली हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। बट यूनियन टेरिटरी के केस में ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और उन्हीं के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, वो एक हेड नहीं होते हैं, वो एक ओनली एंड ओनली एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के। ये जो एजेंट होते हैं दे कैन बी लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पोस्ट है वो बेसिकली दिल्ली में है, पोस्ट पौंडीचेरी में है, पुदुचेरी या पौंडीचेरी, और अंडमान निकोबार आइलैंड में है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। और अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर ही चंडीगढ़ में भी है, दादर एंड नागर हवेली में भी है, दमन एंड दीव में भी है, लक्षद्वीप में भी है। गवर्नर ऑफ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई सारे स्टेट्स हैं जैसे कि केरल है, वहाँ के गवर्नर को यूनियन टेरिटरी का भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है, तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की जरूरत नहीं होती है उस केस में गवर्नर को। पौंडीचेरी जो कि 1963 में पौंडीचेरी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी। लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली, स्टेट तो नहीं कहेंगे। पौंडीचेरी को लेजिस्लेटिव असेंबली 1963 में मिली थी, दिल्ली को 1992 में मिली थी लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जम्मू एंड कश्मीर को भी लेजिस्लेटिव असेंबली मिली हुई है, जो कि 2019 में, जो कि रिसेंट डेटा है, रिसेंट डेवलपमेंट है। एंड इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी मिला है जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। बाकी पार्लियामेंट का जो लॉ होगा वो इन पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इनकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है तो ये अपने खुद का ही लॉ बनाएंगे। जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तो उसका लॉ सुपरसीड कर जाएगा इन यूटीज के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए गए लॉज के ऊपर। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट, 3 लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज, तीनों लिस्ट पे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उन पे यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉ बना सकता है। एंड इट एक्सटेंड्स टू द पौंडीचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो।
Legislative Assembly of Pondicherry can also make laws on any subject of a state list and concurrent list. जो लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की है वो भी लॉ बना सकती है ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंड लैंड। तो देखिए दिल्ली में विवाद भी चलता है, हमेशा अरविंद केजरीवाल बोलते रहते हैं कि ये पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, बिकॉज इनको ये पावर ही नहीं दिया गया है कि पुलिस को पे पुलिस वाले जो लिस्ट है उस पर लेजिस्लेट कर सके। इसको एक्सक्लूड रखा गया है पुलिस मैटर को, और पब्लिक ऑर्डर को और लैंड को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है अभी भी। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं फुल स्टेटहुड का सपना देखते रहते हैं, खैर वो अलग बात है। प्लस कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। अब अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो भी लॉ बना सकते हैं। किस लिस्ट पे? तो स्टेट लिस्ट पे, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे एग्जेम्पशन है, वहां पे वो लोग लॉ नहीं बना सकते हैं। एंड कंकरेंट लिस्ट पे भी लॉ बना सकते हैं। बट एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जब भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा सेम मैटर पे, अगर सेंटर ने और इन यूटीज ने भी लॉ बना दिया, तो उस केस में सेंट्रल जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। President can make regulations for the peace, progress and good government for the Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Ladakh, etc. पौंडीचेरी के लिए भी ये बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। तो पौंडीचेरी में चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो प्रेसिडेंट बना सकते हैं वहां के लिए भी रेगुलेशन पीस और प्रोग्रेस के लिए, बट तभी जब वो असेंबली डिसॉल्व है या फिर सस्पेंडेड है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश हाई कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर पर्टिकुलर यूटी इस्टेब्लिश कर सकता है पार्लियामेंट चाहे तो, या तो फिर कोई इन यूटीज को किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंडर जो कि एडजेसेंट स्टेट होगा उसी के हाई कोर्ट के अंडर भी रखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसके पास ओनली खुद का एक हाई कोर्ट है। ये सिंगल ऐसा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है, और ये 1966 से है। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास 2 यूनियन टेरिटरीज दिए गए हैं, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, चंडीगढ़ को रखा गया है पंजाब के अंदर, लक्षद्वीप को रखा गया चंडीगढ़ को पंजाब एंड हरियाणा के अंदर रखा गया है, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी को रखा गया है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। पौंडीचेरी को बेसिकली मद्रास और लक्षद्वीप को केरल हाई कोर्ट के अंदर रखा गया है। एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो दोनों को देखता है, जम्मू एंड कश्मीर को भी देखता है यूटी, और यूपी ऑफ लद्दाख को भी देखता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। Constitution does not contain any separate provision for administration of acquired territories। तो जो जब भी भारतीय सरकार किसी टेरिटरी को एक्वायर करेगी तो उसके लिए हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट प्रोविजन नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मेंशन है, जो बातें हैं, जो प्रोविजंस है, वो लागू हो जाएंगे एक्वायर्ड टेरिटरीज पे। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि जब भी कोई टेरिटरी एक्वायर होगा तो क्या होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो यूनियन टेरिटरीज वाला प्रोविजन है वो उस पर लग जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। तो दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। ये बनाया गया है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में आया था। उसके बाद उससे बेसिकली जो पहले यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली हुआ करता था उसको चेंज कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, और यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट बना दिया गया जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वहां के। लेजिस्लेटिव असेंबली भी दे दी गई और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी प्रोविजन कर दिया गया इसमें, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बनने लगे इसके बाद से, और 70 मेंबर की जो है संख्या फिक्स कर दी गई इस लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड बट ये जो एक्ट बनाएंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसी सब्जेक्ट पे मान लीजिए पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, तो उस केस में पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा इसके लॉ के ऊपर, जो कि जनरली जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली वाले यूटी हैं सब पे होता है, सब पे प्रिवेल करता है पार्लियामेंट का लॉ। स्ट्रेंथ की बात करें अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो वो 10% फिक्स रखा गया है, मतलब कि अगर 70 का 10% निकालोगे तो 7 निकलेगा, जिसमें से एक चीफ मिनिस्टर और 6 अदर मिनिस्टर हो सकते हैं।
चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ये हो सकता है कि हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो उस केस में ऑप्शन आपके पास अगर दो हो, प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर को ये टास्क दिया गया है कि वो एड एंड एडवाइस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन फंक्शनिंग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन, तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि उनको खुद का डिस्क्रिप्शन जहाँ पे यूज करना है, वहां पे एड एंड एडवाइस नहीं उनको लेना है। लेकिन जिस मैटर में, नॉर्मल मैटर्स में जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि सीएम हेड करते हैं, वो एड एंड एडवाइस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज टू रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मान लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के सीएम के बीच में डिफरेंस हो गया, जो कि होता रहता है। अनिल बैजल है अभी और अरविंद केजरीवाल हैं, तो कई बार देखा जाता है कि डिफरेंस चलता रहता है इन दोनों के बीच में। तो उस केस में क्या होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मैटर को रेफर करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वही फॉलो किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। Then when a situation arises that the administration of NCT of Delhi cannot be carried on in accordance with the above said provisions, उस केस में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, एंड कुछ अपना खुद के अंदर ले सकते हैं इसका शासन, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल एग्जैक्ट इसको नहीं कहेंगे, ये एक रिजेम्बलेंस जैसा लगता है आर्टिकल 356 का, जो कि स्टेट्स के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जस्ट उसी के जैसा रूल यहाँ पे भी लगा दिया जाता है, बट एग्जैक्टली वो नहीं होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि वो प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस। रिसेस ऐसा पीरियड होता है जब एक सेशन से बीच दूसरे सेशन के बीच में जो गैप होता है उसको रिसेस कहते हैं। मतलब टेम्पोररी पीरियड के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं करती है दिल्ली में, उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर दिया गया है कि डे टू डे बिजनेस तो चलाना ही है। उस केसेस में ऑर्डिनेंसेस वो बना सकते हैं, बट एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वो ऑर्डिनेंस अप्रूवल उसको मिलना चाहिए। अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो उसको अप्रूवल मिलना चाहिए। जब भी असेंबली फिर से चुन के आती है विद इन 6 वीक्स, जिस दिन से वो चुन के आई और बैठे उसके 6 वीक के अंदर ही इसको अप्रूव कर देना है, वरना वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। एंड इस प्रोमलगेशन को लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, जब भी चाहे, बट ये प्रोमलगेट नहीं कर सकते हैं ऐसी ऑर्डिनेंसेस जब असेंबली डिसॉल्व हो या फिर सस्पेंडेड हो। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस पॉइंट में कि जब भी इनको कोई ऑर्डिनेंस बनाना होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो वो प्रायर परमिशन उनको जरूरी हो जाता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एडवाइजरी कमिटी बनाई गई है यूनियन टेरिटरीज के लिए। जनरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो कि 1961 है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है जो कि ओवरऑल यूनियन टेरिटरीज के मैटर्स को देखती है, उनके गवर्नेंस से रिलेटेड, उनके बजट वगैरह से रिलेटेड। ओवरऑल यही वो मिनिस्ट्री है जो इनको लुक आफ्टर करती है। All the 6 UTs without legislature have the forum of Home Ministers Advisory Committee also. ठीक है, कमिटी डिस्कस द जनरल इश्यूज relating to the social and economic development of the UTs। तो ये कमिटी क्या करती है, ये जनरल इश्यूज पे बात करती है, डिस्कस करती है, उससे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए किसी पर्टिकुलर यूटीज का, ये सारा काम रहता है। तो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। यूटी वाला चैप्टर जो 40th चैप्टर था यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। 41 चैप्टर जो कि शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड है वो अभी मैं जस्ट लेके आऊंगा आपके सामने। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको पसंद आया। पीडीएफ में प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय।